गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग बेहद खुशी खुशी जी रहे होंगे, क्योंकि आजकल का जो दौर चला हुआ है कोविड-19, इससे अगर आप बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही होगी। तो आज मैं आपसे सबसे पहले ये बात क्लियर करने वाला हूँ कि जो ये वीडियो जो अपलोड हो रहा है, इसका मात्र उद्देश्य यही नहीं है कि हम अभिनंदन क्लास के टीचर हैं और जीनियस जोन, इन दोनों जो कोचिंग है ये दोनों एक ही कोचिंग का नाम है। ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए। जीनियस जोन और अभिनंदन क्लासेस दोनों एक ही कोचिंग है, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर करना था हमें आज। और बात रहा ये कि हम लोग ये वीडियो बनाने का पर्पस तो ये है, एक तो लॉकडाउन पूरे देश में है लागू, तो इससे पढ़ाई आपका बाधित हो जाता। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि सिलेबस आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, कम से कम वो प्रयास मेरा विफल नहीं जाना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से इसे रिवाइज करें, ताकि हमें उस समय जब जून में मिले आप लोगों से तो हमें ये लगे कि नहीं, आप लोगों ने काम करके रखा है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, बुक का हेल्प भी ले सकते हैं। बुक आप एबीसी पढ़ सकते हैं, एबीसी का केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और आप फिजिक्स का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा डिले है। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी तो चैप्टर 3 ही चल रहा है, सभी को मालूम है। तो आज जो नया टॉपिक, इसके पहले हम लोग जो पढ़ाए थे उसके जस्ट रेगुलर ये लेक्चर 4 होगा, और इसमें हम लोग आज बात करेंगे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का यहाँ पर 2 नियम पढ़ना है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसे पढ़ना है, बट यू हैव टू स्टडी हेयर ओनली 2 लॉज ऑफ फैराडे। फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का दूसरा नियम। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम बस रेगुलर है भाई, फैराडे का प्रथम नियम। कल हम आप लोग को समझाए थे कि विद्युत अपघटन क्या होती है, ठीक है। अब उसी के बेसिस पर हम ये समझेंगे कि फैराडे का प्रथम नियम क्या। फैराडे ने जो था, उन्होंने प्रथम नियम में क्या समझाया था, किसको समानुपाती किया था, किसके। तो विद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है तो ये भी हम लोग जाने थे कि इलेक्ट्रोड एक होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जब विद्युत अपघटन की क्रिया जब होती है तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ होता है, मुक्त पदार्थ जो जमा होता है, वो विद्युत अपघट्य में जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए पहले पॉइंट में, तो ज्यादा क्लियर होगा। विद्युत अपघटन की क्रिया में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, माना कि सी एम्पियर, यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो कितना एम्पियर का है, सी एम्पियर की धारा टी सेकेंड, छोटका टी सेकेंड तक किसी घोल में प्रवाहित एम ग्राम पदार्थ मुक्त करता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि m जो हो जाएगा वो समानुपाती होगा विद्युत धारा
कितना एम्पियर का बह रहा है, सी एम्पियर का, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इंटू कितना समय के लिए, टी समय के लिए, तो एम समानुपाती सी गुना टी होगा। ये क्लियर है सभी को, एम समानुपाती सी इंटू टी, सी है विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है टी समय में, और एम है जो पदार्थ मुक्त हो रहा है, किस पर, इलेक्ट्रोड पर। कौन सी क्रिया जब हो रही है, तो विद्युत अपघटन की क्रिया। समझ में आ रहा है। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक का लेते हैं जिसको जेड बोलेंगे, और इस जेड को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका परिभाषा भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसको कहते हैं, परिभाषित कीजिए, तो उसका परिभाषा हम लिखवा देंगे। तो एम इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, जेड सी टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, फैराडे का प्रथम नियम, एम बराबर जेड सी टी, जहां पर एम इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ, सी विद्युत धारा, सी क्या है हमारा, विद्युत धारा, क्या चीज में, एम्पियर में, किसमें है ये, एम्पियर में, और टी क्या है हमारा, समय। और यहाँ पर एक जेड है, जेड यहाँ पर ये क्या है, नियतांक है, ध्यान से देखेंगे वो दोस्त, ये नियतांक है, जेड हमारा नियतांक है, और इस जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये क्लियर है सभी को। तो फैराडे का प्रथम नियम अगर केमिस्ट्री में पूछता है तो याद रखना है एम समानुपाती सी गुना टी। इस समानुपाती को हटाने के लिए एक जेड का इस्तेमाल किए हैं, और ये जेड है जो नियतांक है, और इस नियतांक का नाम क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो फैराडे का प्रथम नियम जहां भी अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछता है तो एम बराबर क्या होगा, जेड सी टी, ठीक है। एम है जो पदार्थ मुक्त हुआ है, किस पर, इलेक्ट्रोड पर, जेड नियतांक है, सी हमारा विद्युत धारा है, वो क्या चीज में होना चाहिए, एम्पियर में होना चाहिए, और टी जो है वो समय है, सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को। अब इसके आगे लिखेंगे नोट में पॉइंट, किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक घोल में प्रवाहित करने पर मुक्त होता है, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, अगला पॉइंट, इसकी इकाई ग्राम पर कूलम होती है, लिख लेना है। ये जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का इकाई है, इकाई अगर पूछता है तो ग्राम पर कूलम होगा, ये ध्यान रखना है, ग्राम पर कूलम किसका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का। ये एसआई मात्रक नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री इकाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको हम लोग रब कर दिए। अब हम आगे देखेंगे, यह प्रथम नियम था फैराडे का, तो प्रथम नियम याद रखेंगे, एम बराबर जेड सी टी होता है फैराडे का प्रथम नियम में, केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग फैराडे का दूसरा नियम पढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। यहाँ पर ध्यान देंगे फैराडे का द्वितीय नियम थोड़ा सा वास्ट है, बट समझना इसको बहुत ही आसान है, और इसके लिए सबसे पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिए, विभिन्न विद्युत विच्छेदों के घोलों से समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उसके रासायनिक समतुल्यांक के समानुपाती होता है, थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे।
माना कि विभिन्न घोलों में मुक्त अलग अलग घोल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, अलग अलग घोल है। तो जब अलग अलग घोल है तो उसमें जो मुक्त पदार्थ जो होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम लोग पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, वहां पर लिखिएगा, माना कि विभिन्न घोलों में मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं करिएगा M1, M2, M3 डॉट 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 है तथा उनके रासायनिक तुल्यांक या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी बोल सकता है, तथा उनके रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1, E2, E3 डॉट डॉट है, ठीक है, E1, E2, E3 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो पदार्थ मुक्त हो रहा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या कर देंगे, हम लोग समानुपाती कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः द्वितीय नियम से ये पदार्थ की मात्रा है तो M1 समानुपाती क्या लिखेंगे, E1, फिर क्या लिखेंगे M2 समानुपाती क्या लिखेंगे, E2, फिर क्या लिखेंगे M3 समानुपाती किसको लिखेंगे, E3 को। समझ में आ रहा है? इस तरह से डॉट डॉट होते जाएगा। M1 पदार्थ के लिए रासायनिक तुल्यांक हम लोग क्या माने हैं, E1, M2 के लिए क्या माने हैं, E2, और M3 के लिए क्या माने हैं, E3। अब इसको डिसिम्प्लाइज करके समानुपाती को हटा के हम अगर कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पर K लिखते हैं, K E1, इसके बाद M2 बराबर क्या होगा, K E2 होगा, इधर क्या हो जाएगा, M3 बराबर क्या आएगा, K E3। ये ध्यान देंगे, यहाँ पर ये ऐसे ही होते जाएगा। समझ में आ रहा, ये सभी को क्लियर है या नहीं? अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, M1 बटा E1 बराबर M2 बटा E2, ठीक है। ये जितना भी इधर वाला जो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रासायनिक तुल्यांक को नीचे कर देना है हर में सभी को, बराबर क्या हो जाएगा बताइए, M3 बटा E3 हो जाएगा या नहीं होगा? ये सभी लोग आप नोट डाउन करें, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि अगर हम लोग यहाँ निकालना चाहें M1 बटा M2 निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, जल्दी बताइए सोचकर, E1 बाई E2 आएगा कि नहीं आएगा? E1 बाई E2 कर सकते हैं हम लोग, E1 बाई E2, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन करिए सबसे पहले, ठीक है। तो M1 बटा M2 बराबर E1 बटा क्या आ गया, E2 आ गया। ये सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिए हमें। अब आगे लिखेगा, फैराडे का प्रथम नियम से, इसके जस्ट आगे लिखना है, इसके हम लोग आगे लिखना है, फैराडे का प्रथम नियम से। प्रथम नियम हम लोग क्या पढ़े हैं, M इज इक्वल टू जेड सी टी, यही तो है फैराडे का प्रथम नियम। अभी तो कुछ देर पहले डिस्कशन किए हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, Z1CT, M2 का अगर मान निकालेंगे तो क्या आएगा, Z2CT। तो M1 बटा M2 इसको पुटअप करना है वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताइए जल्दी। तो यहाँ M1 को इसमें डालेंगे हम लोग, M1 के जगह पर क्या आएगा, Z1CT बटा क्या आएगा बताइए, M2 का कितना मान है, Z2CT बराबर क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देख देते हैं। इन दोनों को ये इसका मान लिखेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रख दिए तो इस तरह से सिचुएशन बन गया, E1 बाई E2 हो गया, ठीक है। CT कट गया। अब इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है, या फिर यहीं पर लिख देते हैं हम, Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2, यही हमको लाना था। और ये हमारा क्या हो गया, Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2, ये आ गया हमारा फैराडे का द्वितीय नियम में, यही चीज लाना है। Z आपको पता है, Z हमारा एक कांस्टेंट था जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक
तो यहाँ पर अलग अलग घोल है, तो सभी का दोनों का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा वो अलग अलग होगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे E1 और E2 क्या है, रासायनिक तुल्यांक है जो इसके समानुपाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, Z समानुपाती E। तो Z समानुपाती E आ गया, तब हम लोग कहेंगे कि ये फैराडे का द्वितीय नियम है। ठीक है, पॉइंट लिखेंगे, अतः नीचे लिखेंगे इसके जस्ट नीचे पॉइंट एक लिखना है। अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक पदार्थ के तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। पदार्थ के तुल्यांक भार के समानुपाती होता है, ये तुल्यांक भार है। और विद्युत रासायनिक समतुल्यांक तुल्यांक भार के समानुपाती जब हो जाए तो इसे हम लोग कहेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। अलग अलग घोल है, अलग अलग सभी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, E1 है, E2 है, E3 है। सभी को क्या कर देंगे, समानुपाती कर देंगे। M1 समानुपाती E1, M2 समानुपाती E2 और M3 समानुपात E3। समानुपाती को हटाने के लिए K कांस्टेंट ले लिए, उसी तरह से कर दिए। और यहाँ देखेंगे M1 बटा E1 करेंगे बराबर M2 बटा E2 बराबर M3 बटा E3। यहाँ से M1 और M2 का मान निकालेंगे तो M1 बटा M2 बराबर E1 बटा E2 आ जाएगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करें, फैराडे का प्रथम नियम हम लोग पढ़े थे, M1 बराबर Z1CT होता है, तो M2 बराबर क्या होगा, Z2CT। इसका मान जो है समीकरण 1 में इसमें रख दिए, तो M1 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, Z1CT रख दिए, और M2 की जगह पर क्या रख दिए, Z2CT। CT कैंसिल हो गया, बराबर E1 बटा E2, तो यही वाला है, तो Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। अब यहाँ से पता चला कि Z है जो समानुपाती है किसके, E के, और यही हमको लाना था फैराडे का द्वितीय नियम। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम भी आज समाप्त हो गया। ये ध्यान देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और बोर्ड के लिहाज से तो ये इसमें सवाल आते ही रहता है। और ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज़ और, हम नोट में एक फॉर्मूला है उसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। नोट में पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नहीं बेसिकली ये फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला दोनों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये नोट में आप लोग लिखिएगा डेल्टा जी बराबर माइनस NEF। ये ध्यान देंगे, यहाँ डेल्टा जी जो है ये गिब्स ऊर्जा है, ये ध्यान देंगे कौन सा ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा, ये गिब्स ऊर्जा है। ठीक है, ये गिब्स ऊर्जा है। N जो है ये क्या है हमारा, E क्या है हमारा, F क्या है। N जो है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ छोटा वाला n जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। E जो है हमारा सेल विभव है, E जो हमारा है वो क्या है, सेल विभव। और F है जो फैराडे नियतांक है। F क्या है हमारा, फैराडे नियतांक है ये भाई। F जो है हमारा वो फैराडे नियतांक है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है। ये बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू हाउ मनी कूलाम, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग रट लेंगे। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस NEF, ये ध्यान देंगे। ठीक है, डेल्टा जी यहाँ पर गिब्स ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा बराबर क्या है, नेगेटिव ऑफ माइनस NEF। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब एक फॉर्मूला और है जो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट बराबर क्या लिखेंगे, माइनस E0F। ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो है अगर ऊपर नॉट लगता है तो आगे मानक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मानक। तो ये हो गया मानक गिब्स ऊर्जा, ये क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है, और n तो वही रहेगा हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E जो है यहाँ पड़ी मानक सेल विभव बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मानक सेल विभव। मानक सेल विभव को किससे सूचित करेंगे, E0 से। और F वही है फैराडे नियतांक, और फैराडे नियतांक कितना के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है।
तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला बार बार बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कहीं पर आ जाए, तो याद रखेंगे। मानक गिब्स ऊर्जा बराबर माइनस एन ई नॉट एफ, माइनस एन, एन तो पता है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई नॉट जो हमारा है मानक सेल विभव, और एफ जो है हमारा फैराडे नियतांक है। इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब अगला जो हमारा एक ये तो नोट में था, अब एक टॉपिक पढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग अच्छा से, अभिक्रिया लब्धि। अभिक्रिया लब्धि जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। देखिए इसमें क्या है, अभिक्रिया लब्धि, अभी इसको लिखवाने का मकसद ये है कि आगे हम लोग नष्ट समीकरण पढ़ने वाले हैं, और नष्ट समीकरण में अभिक्रिया लब्धि आपको निकालना आना चाहिए। और अभिक्रिया लब्धि को हम लोग बेसिकली कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं। अभिक्रिया लब्धि को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया होगा उसमें एक क्या होगा, एक तो प्रतिफल होता है और एक अभिकारक होता है। तो कोई भी प्रतिफल के सांद्रण तथा अभिकारक के सांद्रण के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया लब्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिक्रिया लब्धि। परिभाषा लिखिए, किसी अभिक्रिया में प्रतिफल के सांद्रण तथा अभिकारक के सांद्रण के अनुपात को अभिक्रिया लब्धि कहते हैं। के अनुपात को अभिक्रिया लब्धि कहते हैं। यहाँ से कोई अभिक्रिया हो रहा है, जैसे ए प्लस बी क्या बनता है, सी प्लस क्या बनता है, डी बनता है। मान लिया इसका गुणनांक छोटका है, इसका छोटका बी, इसका छोटका सी और इसका छोटका डी। ये इधर अभिकारक है, ये प्रतिफल है। हम लोग क्या पढ़े अभिक्रिया लब्धि कि प्रतिफल का सांद्रण बटा अभिकारक के सांद्रण के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया लब्धि। तो यहाँ से अगर Q का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C और D पूरा का बटा क्या होगा, A क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और सभी का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो उसको पावर में कर देते हैं। तो यहाँ C होगा, यहाँ क्या होगा, D होगा, यहाँ पर क्या होगा, A होगा और यहाँ पर B होगा। ये हो गया हमारे पास अभिक्रिया लब्धि। किसी भी समीकरण का अभिक्रिया लब्धि इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर नोट में, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा जी बराबर क्या होता है वो ध्यान देंगे, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है, ये ध्यान रखेंगे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। जहाँ पर आपको पता है कि डेल्टा जी है वो कौन सा ऊर्जा है, ये गिब्स ऊर्जा है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा। और डेल्टा जी नॉट क्या है, अगर ऊपर नॉट लगा हुआ तो कुछ नहीं, मानक ऐड कर देते हैं, मानक गिब्स ऊर्जा है ये सभी को समझ में आ रही है बात। और आर जो है रिगवर्ड नियतांक है, ये ध्यान देना है भाई आप लोगों को। और एल तो लॉग है, पता है। टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है, टी इज द टेम्परेचर। एंड क्यू जो है वो अभिक्रिया लब्धि है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट डाउन करेंगे केमिस्ट्री में। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है, जहाँ डेल्टा जी जो है गिब्स ऊर्जा है, डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा है, आर है हमारा रिगवर्ड नियतांक, और टी ताप है, और क्यू जो है अभिक्रिया लब्धि है। अभिक्रिया लब्धि भी निकालने के लिए हम आप लोगों को सिखा दिए, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि अगले जो हम लोग का जो वीडियो होगा, वीडियो लेक्चर, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ कि आप लोग बोर ना हो वीडियो को देखकर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो रहने से हो सकता है कि आप बोर फील करो। इसलिए मैंने
20 से 25 मिनट का वीडियो रखा है, ताकि ये जो पढ़ाई है ये अगर आप 25 मिनट आप अच्छे से देख लेते हैं तो समझिए 45 मिनट्स का ही क्लास है। ठीक है, ये 45 मिनट्स में भी इतना ही होता जितना अभी 25 मिनट्स में हो रहा। तो आप कोशिश करिए कि इसको बार बार रिवाइज करिए, और अगर रिवाइज कर रहे हैं और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए अभिनंदन ग्रुप क्लासेस हुलासगंज में, और वहाँ पर आप डाउट अपना बता सकते हैं, तो हम वहाँ पर आपको ये सॉल्व करेंगे। तो हमसे उम्मीद यही रखिए कि जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आज ना तो कल इम्पोर्टेंट तो होना ही है, बिकॉज हमने यहाँ मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो कृपया कर इसका दुरुपयोग ना करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन है जो हमें लगातार बढ़ता रहे, और ऐसे ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें, ताकि और आपको अगर ये देखिए इस तरह से अगर वीडियो मैंने बना के रख दिया है तो मान ले किसी को आपको समझ में नहीं आता क्लास में, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं, 5 बार, 6ठा बार तो देखने में आपको तो समझ में आ ही जाएगा। इसलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको खूब अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, और जो नहीं समझ में आए वो मैं ऑनलाइन होऊंगा, जब ऑफलाइन जब मैं मिलूंगा आप लोगों से जून या जुलाई में, तब आपसे बातचीत होगी। तो आज का क्लास यहीं बंद करते हैं, और आप लोग घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, और घर से बाहर ना निकलें, सरकार के नियमों का पालन करें, क्योंकि वो है तो हम हैं, जिए और जीने दो। इसी बात को लेकर आज हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।